हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स का अगर मतलब आप जानना चाहो तो इस वर्ड को ही ब्रेक करो। वर्ड ब्रेक करने से बायोलॉजी में बहुत सारी बातें खुलती हैं। बायो दैट मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल्स यानी वे सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। That means all the molecules which are present in living organism is called biomolecules। तो अगर आप ब्रेक करोगे तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स में सिर्फ आपके कंपाउंड नहीं आते। मॉलिक्यूल्स में आपके क्या आते हैं? मॉलिक्यूल्स में आपके कंपाउंड तो आते हैं, है ना। ये कंपाउंड्स भी आते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ऐड कर सकते हो इसमें आप। ओके, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो आप। क्लियर है? तो वो सारे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको आप कहते हो बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? ऑल मॉलिक्यूल्स which present in living organism is called biomolecules। क्लियर है? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, क्या कहेंगे आप उसको? बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। बहुत सारे अदर डिफिनेशन आपके हो सकते हैं, जैसे आप जो भी खाते हो, अनाज खाते हो, आप दाल खाते हो, डेट मीन सीरियल्स खाते हो, पल्सेस खाते हो, एग खाते हो, मिल्क आप पीते हो, इन सभी चीज को क्यों पीते हो, क्यों खाते हो, रीजन क्या है? क्योंकि इनसे आपको ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स जब आपके बॉडी में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपके बॉडी के मसल्स को गेन करने में हेल्प करेंगे। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड करें, या जितने भी मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे उनको आप बायोमॉलिक्यूल्स कहोगे। क्लियर है? अगर आप एक सिंगल सेल की बात करोगे तो एक सिंगल सेल में आपका ऑलमोस्ट 5000 टाइप्स का क्या पाया जाता है? मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। इन अ सिंगल सेल about 5000 types of molecules, है ना। इन अ सिंगल सेल अबाउट 5000 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। इन अ सिंगल सेल कितना आपका होगा? लगभग 5000 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इन अ सिंगल सेल अबाउट 5000 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। क्लियर है? कितने? 5000 टाइप्स के प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर है? अब बात ये समझिए आप, ये 5000 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या ये 5000 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है? जी नहीं। आपको कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। क्लियर है? अब बात समझिए। तो जब बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी किया जाने लगा तो आपके बायोलॉजी में या बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिक्स करके एक ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ। एक ऐसा ब्रांच डेवलप हुआ जिसमें हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को डिटेल में जान पाए। वो ब्रांच आपका कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है? क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में आप क्या करोगे? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या करोगे इसमें आप करोगे स्टडी करोगे। क्या करोगे? स्टडी करोगे। इसका स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स on the basis of life, कि लाइफ में उसका कहाँ जरूरत है। जैसे मैंने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन केमिकली कंपाउंड है आपका, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ हेल्पफुल है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह का है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रखता है, ये सारा इसमें स्टडी किया जाएगा। ठीक है? टर्म किसने दिया था? टर्म गिवन बाय, टर्म दिया था नेबर्ग ने। ठीक है?
और फादर भी हैं आपके, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कौन है? आपके नेबर्ग ही है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री भी कौन है? आपके नेबर्ग ही है। लेकिन अगर बात करोगे फादर ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, तो वो लेविक के बारे में बताया गया है। लेकिन आपको इतना ही जानना है जनरली, ज्यादा जानने के चक्कर में मत रहो। आपको नॉलेज रखना है, लेकिन इतना नॉलेज रखना है जो कि आपको यूज में आए। ऐसा नहीं कि बस बहुत सारा पढ़ लिए, उसमें से बहुत सारा पढ़ने के बावजूद आपका कुछ ही यूज में आ रहा है। एक परफेक्ट इसको डिस्कस करना है। क्लियर यहाँ तक? अब बात क्या करोगे आप? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बोला एनसीईआरटी ने, वो बोला है सेलुलर पुल। सेलुलर पुल बोला है। ये सेलुलर पुल क्या है, इसकी बात करनी है आपको। बाबू, वो सारे के सारे कंपाउंड जो सेल में पाए जाते हैं, उन सभी को कलेक्टिवली आप क्या कहोगे? सेलुलर पुल कहोगे। क्या कहोगे? सेलुलर पुल। यानी द कलेक्शन, जैसे एक सेल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, अमाइनो एसिड पाया जा रहा है, फैट पाया जा रहा है ना, ये सारे चीजों को अगर कलेक्टिवली आप कहोगे तो क्या कहोगे? सेलुलर पुल कहोगे। क्लियर है? यानी एक सेल के अंदर पाए जाने वाले टोटल केमिकल्स को या उनके कलेक्शन को क्या कहोगे आप? सेलुलर पुल कहोगे। तो द कलेक्शन ऑफ different type types of chemical compound कर लो, chemical compounds present in a cell is called क्या? is called cellular pull। क्या कहोगे इसको बाबू आप? सेलुलर पुल कहोगे। यानी जो कलेक्शन आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड का है एक सेल में, इनको कलेक्टिवली आप क्या कहिएगा? इनको कलेक्टिवली आप कहिएगा सेलुलर पुल। क्लियर है? अलग अलग डिफिनेशन है, जनरली यही जानना है आपको। क्लियर है? अब ये सेलुलर पुल में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड को दो ग्रुप में बांटा गया। कितने ग्रुप में बांटा गया? दो ग्रुप में। तो लिख सकते हो इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन हो सकता है? एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। जनरल तो यही है आपका। ठीक है, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या बात करेंगे आप? ये दो टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये आपके दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बच्चे? ये आपके दो टाइप्स का होता है। एक को आप क्या कहते हो? एक को कहते हो इनऑर्गेनिक। क्या कहते हो? इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें आपके क्या होंगे? इसमें आपका आएगा वाटर। क्या आएगा? वाटर आएगा। अरे बस में वाटर आएगा। वाटर आपके बॉडी में प्रेजेंट है। 70% ऑलमोस्ट वाटर बॉडी का होता है ना? कितना परसेंट? 70%। उसके अलावा आपका सॉल्ट्स, उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब ऐड करते चले जाओ। सबके सब क्या है? आपके इनऑर्गेनिक है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी, सबके सब क्या है? इनऑर्गेनिक है। समझ में आ रही है? ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन आपका 33% होता है। कितना होता है? आपके बॉडी के एक सेल में 33% होता है। और अगर कैल्शियम की बात करें, कहीं कहीं पूछेगा, 1.5% होता है। लेकिन ये 1.5% भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सेकंड में क्या आपका आता है? ऑर्गेनिक। सेकंड में किसकी बात करोगे बाबू आप? ऑर्गेनिक की। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे, एक इनऑर्गेनिक मैंने लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा, तो ऑर्गेनिक आपका जो है, जितना भी हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर मटेरियल से, वही आपका है। क्या क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। हम लोग डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपका प्रोटीन्स, उसके बाद आपका विटामिन्स, उसके बाद आपका फैट, उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? और भी बहुत सारे आ सकते हैं, है ना? जनरली आपके यही है। ईटीसी कर लो, हार्मोन्स भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोन्स भी आ जाएंगे, इंजाइम्स भी कर लो, इसी में आएगा। ठीक है, ईटीसी कर लीजिए। ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक है। क्या है? ऑर्गेनिक। अब एक बात क्या है कि एक सेल में इनका रेशियो कितना होता है? जनरली सबसे ज्यादा आपका इनऑर्गेनिक होता है और कम होता है ऑर्गेनिक।
आपका वाटर ही अकेले 70% कंज्यूम कर लेगा सेल में। आड़ी बात समझ में? तो 9 रेशियो आपके इनऑर्गेनिक का होगा और 1 रेशियो क्या होगा? ऑर्गेनिक का। 9 रेशियो इनऑर्गेनिक का, 1 रेशियो ऑर्गेनिक का। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि रेशियो क्या होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, तो याद रखना कितना? 9:1। 9:1। यहाँ इन साइटोप्लाज्म में बात करो तो आपका इनऑर्गेनिक इज टू क्या? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आपका 9 होगा तो ऑर्गेनिक क्या होगा? 1 होगा। ये याद रखना है। इसको ऐसे करके ऐसे हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लियरली यहाँ आप समझ सकते हैं रेशियो कितना है। अब बात करोगे क्या सेल में, तो जनरली आप जानते हो कि सेल में 70% अबाउट क्या होता है? सेल में 70% आपका वाटर होता है। उसके बाद परसेंटेज की बात करोगे तो प्रोटीन का आता है। उसके बाद बात करोगे तो न्यूक्लिक एसिड का आता है। उसके बाद बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट, और सबसे लास्ट में आपका फैट आता है। तो मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूं, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन अ सेल। क्या बोला मैंने? मैंने बोला वाटर कितना? तो मैंने बोला वाटर 70% अबाउट में, सारा चीज अबाउट में। कहीं कहीं 70 से 80 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की। प्रोटीन के बारे में 9 से कितना लिखा हुआ है? 12%। सारा चीज अबाउट में याद रखिएगा, किसी भी चीज को एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, अबाउट में। उसके बाद मैंने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड की बात कर लो, न्यूक्लिक एसिड की। तो ये आपका होता है 7%, 5 से 7%। कितना? 5 से 7%। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात कर लो? कार्बोहाइड्रेट की। तो ये आपका होता है जनरली 1 से 3%। और बात करोगे लास्टली फैट की, तो ये आपका 2%। ठीक है, तो ये एक सेल की बात करेंगे तो सेल में आपका इतना इतना परसेंटेज रहता है ना। अगर बात करोगे वाटर सबसे ज्यादा, उससे कम आपका कौन होगा? प्रोटीन। उससे कम कौन होगा? न्यूक्लिक एसिड। उससे कम कौन होगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे कम क्या होगा? आपका फैट। ये आपके एक सेल की बात करेंगे तो ऐसा आपको नजर आएगा। अब बात करोगे आप क्या? मेटाबोलाइट्स की, जो इस साल भी आपका एक क्वेश्चन मेटाबोलाइट से आया था। 2022 का क्वेश्चन में भी आपको एक मेटाबोलाइट का क्वेश्चन दिखेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म में आपका 4 ऐसा एलिमेंट्स है या 4 ऐसे एटम्स हैं जो सबसे अबंडेंट पाए जाते हैं, यानी ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। बगैर इसके आपके प्रोटोप्लाज्म के कंपाउंड एक तरीके से बोल सकते हैं बन नहीं सकता। कौन है वो 4? हम लोग इसको याद रख सकते हैं चॉन के नाम से। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म में, इसमें प्रोटोप्लाज्म में आपका ज्यादातर अबाउट आपका 95% कंपाउंड, 95% जो कंपाउंड्स बनेंगे बच्चे, 95% कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय, किससे बनेंगे? चॉन से। किससे बनेंगे? चॉन से। किससे बनेंगे? चॉन से। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो एक बार में अगर हम ऐसे कहते हैं कि चॉन जैसे एस्टेब्लिश है वैसे ही रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या रहेगा? आपका कार्बन, उसके बाद क्या रहेगा? हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। उसके बाद भी अगर आगे जाओगे तो आपका सल्फर और फास्फोरस भी आपका कभी कभी ऐड होता है। क्या ऐड होता है बच्चे? सल्फर और फास्फोरस भी आपका ऐड होता है, कभी कभी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन मेनली आपका यही है। अगर कोई पूछे कि ये बायोलॉजिकली इतना एक्टिव क्यों है, तो ये सब आपके बायोलॉजिकली एक्टिव क्यों है? ठीक है, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव। क्यों है ये सब? दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, ड्यू टू इसके कारण 2-3 रीजन है। पहला वैलेंसी, इसका आप लोगों ने पढ़ा है वैलेंसी ना। आपका हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1। आपका
ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2, आपका नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4। तो इनकी जो वैलेंसीज हैं वो इनको बायोलॉजिकली एक्टिव बनाते हैं। स्टेबल नहीं बोल सकते, स्टेबिलिटी एक अलग चीज हुआ और एक्टिविटी एक अलग चीज हुआ। बायोलॉजिकली एक्टिव क्यों है? पहला कारण इसकी वैलेंसी है, दूसरा रीजन क्या है? फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या करता है ये? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि अलग होता है एक तरह का। ठीक है, बहुत अलग तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि इसको और एक्टिव बनाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन जो आपका है फॉर्म बॉन्ड विथ अदर and also with itself, also with own self। ये आपका बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? अदर के साथ तो बनाता ही है, साथ ही साथ खुद के साथ भी बना लेता है, जिसके कारण ये और ज्यादा एक्टिव है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं किसे हैं। उसके अलावा आप जिस ब्रांच में इसको स्टडी करते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सेलुलर पुल क्या है? सेलुलर पुल में दो तरह के कंपाउंड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। रेशियो कितना है? ऑर्गेनिक 9 रहेंगे, सॉरी इनऑर्गेनिक 9 रहेंगे और ऑर्गेनिक 1 रहेगा। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया कि एक सेल में सबसे ज्यादा क्या रहेगा आपका? वाटर, फिर क्या रहेगा? प्रोटीन, देन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट और लास्टली आपका फैट रहेगा। ये बात समझ में आ गई? किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या आपका होगा? सबसे पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की, जिसको आप लोग जनरली कहते हो मेटाबोलाइट्स। क्या कहते हैं बाबू? मेटाबोलाइट्स कहते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दिया गया है। मेटाबोलाइट्स को जानने से पहले आप समझ लो कि आपका ये है क्या। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जनरली सिंपली इसको नहीं समझ पाओगे, आपको इसको समझने के लिए छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या समझना पड़ेगा आपको? मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या? आपके अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बात समझ आ रही है? दैट मीन जितने भी आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे उन सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन all the chemical reaction that occurs in cell or organism called क्या? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेरी बात सुन लेना। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज हो सकता है, आपने पढ़ा है, नया चीज बन भी सकता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन क्लोरोफिल में अगर रहता है तो फोटोसिंथेसिस में आपका ग्लूकोज बनता है। लेकिन इसका उल्टा आ जाओ, आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट गया, ब्रेक किया एंजाइम्स की हेल्प से, उसके बाद वो आपका गया कहाँ? आपके सेल्स में गया, तो वो ब्रेक करेगा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अरे बात समझ में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात क्या है? किसी में बनता है, किसी में ब्रेक होता है। यानी मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है इसमें आपका क्या होता है? कोई चीज नया बनता है या टूट कर पुराना चीज एक अलग कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। बड़ा कंपाउंड टूट कर छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और छोटा कंपाउंड जुट कर बड़े बड़े कंपाउंड में आपका बदलता है। यही मेटाबॉलिज्म है। तो अगर अब बात करते हैं हम लोग किसकी? मेटाबोलाइट्स की, तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? कंपाउंड और केमिकल्स, compounds or chemicals that formed as end product of metabolic process or intermediate products
रट्टा नहीं मारना, बातों को समझना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो सारा रिएक्शन जो किसी सेल में होता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है उसको आप मेटाबॉलिज्म कहोगे, और उन प्रोसेस के लास्ट में इन प्रोडक्ट जो बनेगा उसको या तो उसको मेटाबोलाइट्स कहोगे, या आप जो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसको मेटाबोलाइट्स कहोगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंपाउंड और केमिकल्स दैट फॉर्म्ड एज इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कॉल्ड क्या, कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। इसे क्या कहते हैं आप, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मैंने बताया आपको वह केमिकल या वह कंपाउंड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के एंड में बनता हो या उसके बीच में बनता हो, क्या कहोगे उसको आप, उसको कहोगे आप मेटाबोलाइट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर बात करना चाहें हम लोग प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उस स्पेस को पाने के लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझिए यहाँ तक। क्लियर है। हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, बायोमोलिक्यूल्स है क्या, हम लोगों ने बात किया कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच, इसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोगों ने ये बात किया वो सारे केमिकल्स जो एक सेल में पाए जाते हैं उसको सेलुलर पूल कहते हैं कलेक्टिवली। हम लोगों ने बात किया कि सेलुलर पूल में दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रेशियो सेल में 9:1 होता है। क्लियर है। हमने बात किया कि एक सेल में सबसे ज्यादा वाटर होता है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लास्टली आपका फैट। हमने बात किया कि प्रोटोप्लाज्म में 95% कंपाउंड जो आपके बने होते हैं वो आपके चौन के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कार्बन, देन आफ्टर आपका हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये एक्टिव इसलिए हैं बायोलॉजिकली या केमिकली क्योंकि इनके पास वैलेंसी अच्छी है, इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का आपका तरीका अच्छा है। इनमें कार्बन जो आपका है वो दूसरों के साथ कंपाउंड तो बनाता ही है, दूसरे के साथ अपना बॉन्ड तो बनाता ही है, साथ ही साथ खुद के साथ भी बनाता है। ठीक है, और अब हम जानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इरेज करते हैं। ठीक है, इधर वाले को हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्राइमरी और तो अगर हम बात करते हैं, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है, देखो ध्यान से, बहुत इजी वे में आप समझोगे इसको। क्लियर है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात कहते हैं तो ये नेचर में आपका अकर है। ठीक है, यानी वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्या, ये आपका प्राइमरी वाला वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर में ये आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर बात करोगे आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तो ये डिराइव करते हो आप इससे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से, बायोलॉजिकली। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, बायोलॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम किससे, डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। किससे डिराइव करोगे बच्चे आप, किससे डिराइव करोगे आप, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बायोलॉजिकली आप क्या करोगे, डिराइव करोगे, है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट से आप बायोलॉजिकली क्या करोगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिराइव करोगे। ठीक है, इसका फंक्शन नोन है, क्या फंक्शन है इसका, डायरेक्टली इन्वॉल्व आपका किसमें है, डायरेक्टली हेल्प इन कहाँ, हेल्प इन ग्रोथ, है ना, कहाँ, डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट, डायरेक्टली हेल्प कहाँ करता है, ग्रोथ में, कहाँ हेल्प करता है, डेवलपमेंट में, और कहाँ हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में, इन सब में हेल्प करता है ना। इसका फंक्शन की, इनके फंक्शन की अगर बात करें तो ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स में, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा आपका माइक्रोबियल अटैक से बचाएगा, माइक्रोबियल अटैक से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एंड अदर फंक्शंस
अदर्स फंक्शंस आर अननोन, फंक्शंस आर अननोन, ठीक है। अभी तक एनसीईआरटी ने भी कहा है इनका पूरा फंक्शन नोन नहीं है, मैंने कुछ का एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको रख दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको एक्सट्रैक्ट करना, इसको आइसोलेट करना आसान है, नॉन एक्सपेंसिव है, ठीक है। देयर आइसोलेशन इज नॉन एक्सपेंसिव, इसमें उतना खर्च नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में स्टार्च फ्रॉम कहाँ, पोटैटो, स्टार्च फ्रॉम पोटैटो, पोटैटो से अगर आप चाहोगे स्टार्च निकालना तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एंटी मलेरिया ड्रग जो आपका है, एंटी मलेरिया ड्रग जिसको आप क्या कहते हो, क्विनीन, उसको अगर मैं कहूँ सिनकोना बाग से निकालो तो ये खर्चीला है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो देयर आइसोलेशन क्या है, एक्सपेंसिव, क्या है बाबू, एक्सपेंसिव है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं तो क्यूनिन फ्रॉम सिनकोना बार्ग से क्यूनिन निकालना क्या है, थोड़ा ज्यादा खर्चीला है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सिनकोना के बार्ग से क्विनीन निकालना खर्चीला है, क्योंकि आप पहले निकालोगे तो निकलेगा आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट सी, उनको आप क्या करोगे, उनको आप आपस में कंबाइन करोगे अलग अलग मैनर में, तब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेगा। अरे बात समझ में। आपका ये कैसा काम करता है, फिजिकली आपका ये काम करता है, और ये कैसे काम करता है आपका, ये काम करता है एक्सटर्नली कहने का मतलब बाहरी रूप से सिर्फ आप इसको यूज करते हो जनरली, पूरा इंटरनल में आपका यूज नहीं आएगा। कुछ यूज आएंगे, जैसे ड्रग्स में अगर यूज आएंगे तो आपको आएंगे, ठीक है। जनरली आपका ये बात है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें मेन एग्जाम्पल आपको पता है जो आपको जनरली पढ़ना है, आपका इसका मेन एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट बच्चे, ना, जो खाते हो जिससे एनर्जी मिलता है आपको, है ना। प्रोटीन्स की बात करते हैं जो आपके बॉडी को ग्रोथ देता है, क्लियर है। उसके बाद आप बात कर लो लिपिड्स की, ठीक है। उसके बाद बात कर लो न्यूक्लिक एसिड की, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है। उसके एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए एक अलग सा आपको मतलब रिप्रेजेंटेशन मेरे को देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा सारी बातों को, ऐसे ही नहीं कि बस समझ लिया, ठीक है। तो उसके लिए मैं इधर का आपका जो मेटाबोलाइट्स है उसको क्लियर कट हटा रहा हूँ, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो इतना का, उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इससे आपका नीट में क्वेश्चंस आता है, इस साल भी आपका आया था, और जहां तक मेरे को लगता है 1 साल 2 साल बीच करके इससे आता है क्वेश्चंस। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो उसमें पिगमेंट है। पिगमेंट में 2 एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, एक है कैरोटिनॉइड्स, है ना, दूसरा है एंथोसाइनिन्स। अगर कैरोटिनॉइड की बात करोगे बाबू, ये फैट सॉल्युबल है, क्या, फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। और इसकी बात करोगे तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, और यही क्वेश्चंस आपके एम्स में पहले पूछे गए थे 2015 में, एम्स का ये क्वेश्चन एंथोसाइनिन वाला आपका है, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी ने दिया है अल्केलॉइड, क्या नाम दिया बाबू, अल्केलॉइड्स नाम दिया है, ठीक है। अल्केलॉइड्स में 2 एग्जांपल आपका है एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग, एक आपका है मॉर्फिन, क्या नाम है, एक आपका मॉर्फिन है, एक मिनट, एक आपका मॉर्फिन है और एक आपका क्या है, कोडीन। 2 एग्जांपल, एक मॉर्फिन है बच्चे और दूसरा क्या है, कोडीन है, क्या दूसरा आपका है, कोडीन। अगर काम की बात करें दोनों की, तो दोनों आपका एज अ पेन एंड माइल्ड कफ क्या है, रिलीफ करता है ना, रिलीवर भी बोल सकते हैं। जनरली पेन होता है तो लोग मॉर्फिन कोडीन का यूज करते हैं जनरली, कभी कभी बहुत रेयर केस में, है ना। तो मेनली आपका ये पेन और कफ, माइल्ड कफ को रिलीफ करता है, तो ये रिलीफर के रूप में आप लिख सकते हो, रिलीवर, क्लियर है, बात समझ में आ रही है।
उसके बाद थर्ड में बात करें आप, तो थर्ड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ आपका क्या है, टर्पेनॉइड्स दिया हुआ है। और जनरली ये नहीं पूछता है, कारण भी बताता हूँ मैं। टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि जो इसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, एक आपका दिया है मोनो टर्पेन, है ना, एक क्या दिया, मोनो टर्पेन्स दिया है ना, और एक दिया आपका डाई टर्पेन्स। तो मुझे बता दो क्यों पूछेगा आपसे, क्यों पूछेगा कि ये आपका टर्पेनॉइड्स है कि नहीं, नाम में ही टर्पेन्स छुपा हुआ है, क्यों पूछेगा आपसे। जनरली ये फ्लेवर के लिए, फूड फ्लेवर के लिए यूज होता है, फूड में फ्लेवर वगैरह देते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। ऑरल आपका हाइजीनिक में आपका इसको यूज करते हैं लोग, ठीक है। उसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है, इसका जनरली यूज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में होता है। एंटी माइक्रोबियल लिख लो, जनरली आप याद रखना, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स से बचाने के लिए यूज होता है एंटी माइक्रोबियल के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपका 4 में दिया है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका है लेमन ग्रास ऑयल। क्या है, लेमन ग्रास ऑयल है बच्चे, बीपी को कंट्रोल करता है, और दूसरा क्या करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव डिजीज में ये दवा के रूप में यूज किया जाता है, क्लियर है। आइए फिफ्थ में आपको क्या जानना है, फिफ्थ में आपको जानना है टॉक्सिन के बारे में। दो ही दिया हुआ है टॉक्सिन में, यही क्वेश्चन आया था इस बार आपका, एक आपका एब्रीन है, एक आपका रेशिन है। क्या है, एक एब्रीन है, एक रेशिन है, ये क्वेश्चन आपका आया था। ये मेडिकल रिसर्च में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, मेडिकल रिसर्च में, और कभी कभी किल करता है कैंसर सेल को, है ना। कहाँ यूज होता है, यूज इन मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, ठीक है, जनरली यूज करते हैं लोग किल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 6 में लेक्टिन, LECTINS, लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में आपका एक आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, कॉनकेनावालिन ए, क्या नाम है, कॉनकेनावालिन ए, ठीक है। ये आपका एक्टिवेट करता है बॉडी में इम्यून सिस्टम को, या बोल सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करता है। जनरली ये आपका एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, टी सेल है ना, नेचुरल किलर सेल आपका होता है ना, तो उसको आपका ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, तो इम्यूनिटी में ये हेल्प करता है जनरली। उसके बाद आपका 7 में आता है ड्रग्स। क्या आता है बाबू, ड्रग्स। क्या आता है बच्चे, ड्रग्स आता है। ड्रग्स में दो दिया हुआ, विनब्लास्टिन दिया हुआ है, याद रखिएगा, विनब्लास्टिन्स, याद रट्टा नहीं मारना है, एक दो बार आप इसको रीड करोगे तो फंक्शन के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स है आपका ये, क्या है ये, एंटी कैंसर ड्रग्स है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, एंटी कैंसर है ये आपका, दवा के रूप में यूज होगा। एक आपका और है करक्यूमिन। क्या है आपका, करक्यूमिन है, CURCUMINS, ये भी दवा के रूप में यूज होता है, क्लियर है। और सबसे लास्ट में आपका दिया हुआ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, 8 में क्या दिया हुआ एनसीईआरटी ने, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस दिया हुआ है। और ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है आपका, रबर आता है, ठीक है, गम आता है, और लास्टली क्या आता है, सेल्यूलोज आता है, क्लियर है। तो ये आपके हुए मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला पिगमेंट, कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल है, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल है। अल्केलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन, जनरली पेन एंड माइल्ड कफ से रिलीफ करने में हेल्प करेगा। टर्पेनॉइड्स नहीं पूछता, कारण क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है इसका काम, ठीक है। मोनोटर्पिन्स और डायटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स फूड फ्लेवर में यूज होगा, डायटर्पिन्स एंटी माइक्रोबियल होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी होगा। एंटी मतलब जानते हो अगेंस्ट, माइक्रोब्स का मतलब जानते हो कि जो आपकी बॉडी में डिजीज काउज करता है उसको रोकेगा, और दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं पर चोट वगैरह लगता है ना, वहां पर आपको ये जाकर, जैसे मान लो यार डिम्स नहीं लग गया, तो यहाँ पर लग गया ना, अब यहाँ पर देखोगे आलू उग जाता है, अब आलू उग गया, पता क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, आपका बॉडी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट को भेजता है उसको कम करने के लिए। नहीं कम होता है तो लोग कभी कभी आपका डायटर्पिन्स को दवा के रूप में यूज करते हैं,
क्लियर है। इसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल आपका है। जनरली ये लेमन ग्रास ऑयल फ्लेवर के लिए भी यूज होता है कहीं कहीं पर, और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज होता है उसको ठीक करने के लिए, और जनरली कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद टॉक्सिन आपका है अर्बिन रेसिन, जनरली मेडिकल रिसर्च में यूज होता है ये। लेक्टिन आपका कॉनकैनावैलिन, ये जो आपका है टी सेल को और नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि बॉडी में इम्यूनिटी को बनाने में हेल्प करे। ठीक है। ड्रग्स जो आपका है बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये आपका एंटीबॉडी बनाता तो है लेकिन आपके एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनाता, ये बात याद रखना। एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनाता, ये बात याद रखनी है। जैसे हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है एंटीजन के अगेंस्ट, यानी एक माइक्रोब्स के अगेंस्ट बनता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें विनब्लास्टिन वाले इसमें कॉनकैनावैलिन में। उसके बाद ड्रग्स में बात करें, विनब्लास्टिन की बात करें, एंटी कैंसर है। और आपका क्या है ये कर्क्यूमिन, ये भी ड्रग्स के रूप में यूज होता है। कर्क्यूमिन की अगर बात करोगे डिटेल में तो ये टर्मेरिक का आपका क्या है कंटेंट है, जो कि आपका दवा के रूप में यूज होता है। मान लो कहीं पर जल गया, कट गया, छट गया, तो वहां पर जनरली लोग हल्दी लगा देते हैं। कट गया तो हल्दी लगा दिए कि क्या है आपका ये एंटी माइक्रोबियल है, अटैक से बचाएगा माइक्रोब्स के, ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आपका रबर, गम और सेल्यूलोज आते हैं। तो आपके इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखिएगा आप इनका और ये सारे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। चलिए ये करते हैं, क्या बात करने वाले हैं। जो बात करने वाले हैं पहले वो बात कर लेते हैं, क्लियर है। पहला मैंने क्या बोला आपको, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एक आपका होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। देखिए बाबू, अगर बायो माइक्रो की बात करते हैं तो जनरली मैं बात कर चुका हूं बायो मॉलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाने वाला। माइक्रो का मतलब होता है क्या, स्मॉल। ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, हल्का सा लार्ज, लार्जर देन क्या, लार्जर देन माइक्रो। ये क्लियर है। तो जनरली जो आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इतने सिंपल होंगे कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होंगे। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसलिए सॉल्युबल होंगे क्योंकि इनके बीच में कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला बॉन्ड नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये सॉल्युबल है, लेकिन उनके बीच में ना बोल सकते हैं बहुत ही आपका टाइट बॉन्ड बना होता है जो इजीली आपका ब्रेक नहीं करता। तो दे आर इनसॉल्युबल। क्या ये इनसॉल्युबल इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसॉल्युबल होगा। रीजन जान लो, इनके बीच में बॉन्ड होता है पहला, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है दूसरा। ठीक है। देख लो यहाँ इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो आपका है लो होता है। लो मतलब कितना, इनका 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में होता है। ठीक है। कितना होता है, 18 to 800 डाल्टन। यहाँ डाल्टन यूनिट्स है। मोर देन 8000 डाल्टन। मैंने जो लिखा था इसके पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अब पूरा डिटेल जान गया। क्लियर है। अब बात करोगे, ये सिंपल होता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है। ये हमारा बॉडी जनरली एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है। सिंपल है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। लाइक आपका बेसिक एलिमेंट है ना, जो आपका बेसिक एलिमेंट का बना होता है चौन का। ठीक है। विच फॉर्म्ड बाय बेसिक एलिमेंट बोल सकते हो, विच फॉर्म्ड बाय बोलो, फॉर्म्ड बाय बेसिक एलिमेंट। बता चुके हैं बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स आपके चार थे, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। क्लियर है। ये आइए, ये आपका कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आपका होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।
ठीक है, किससे बनेगा? फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। यानी ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बहुत सारे पॉलीमर बन के आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तब बन जाएगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? पॉलीमर समझ रहे हो? एक ग्लूकोज दूसरे से जुटेगा, दूसरा तीसरे से जुटेगा, इस तरीके से एक लाइन बना देगा, और ये सब जब आपस में कंबाइन करेंगे ना, तब जाकर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में ले लो यहाँ अमाइनो एसिड, इधर अमाइनो एसिड लोगे तो उधर एग्जाम्पल ले लो प्रोटीन। क्या ले लो इधर एग्जाम्पल? प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में लिंक करेंगे, तब जाकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। सिंपली मैं बता रहा हूँ, क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल इधर ले लो आप मोनोसेक्राइड। ऐसा बहुत सारा मोनोसेक्राइड मिलेगा, तो इधर क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आइए इधर बात कर लो फैटी एसिड। इधर बहुत सारा फैटी एसिड है, इधर बहुत सारा फैटी एसिड इधर का मिलेगा, तब इधर क्या बनेगा? आपका फैट बनेगा। क्लियर है? इधर बात कर लो न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होंगे, तब क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। तो ये रहा आपका क्या? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एक तरफ और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एक तरफ। क्लियर है? ये दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। अब आपको इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है मैं वो बता देता हूँ आपको। जनरली आपको ये कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड बहुत डिटेल से पढ़ना है एक एक करके। क्लियर है? लेकिन इनको समझने के लिए पहले इनके कैरेक्टर्स को, इनके नेचर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अमाइनो एसिड डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोटीन डिस्कस करेंगे। दोनों एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करता है। ये बोल सकते हैं ये आपका नहीं रहेगा तो आपका इनका फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो पहले अमाइनो एसिड पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन प्रोटीन के साथ जोड़ के प्रोटीन पढ़ लेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।